और अब बात ईरान की कर लेते हैं, क्योंकि ईरान में 2 हफ्ते से जारी प्रदर्शन हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। ईरान का करीब हर शहर धधक रहा है। ईरान की जनता सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के इस्लामी शासन से तंग आ चुकी है और बदलाव की मांग करते हुए सड़कों पर है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए खामेनेई बल प्रयोग कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवा रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान में भड़की हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन इस कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो फिर ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले की धमकी दी। ट्रंप ने 2 टूक कहा, ईरान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है और हम हालात को देख रहे हैं, मजबूत विकल्पों पर विचार भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि अमेरिका का वो मजबूत विकल्प क्या होगा? क्या आज रात ही ईरान पर हमला हो जाएगा? क्या ईरान पर अमेरिका कहर बरपेगा? और आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान के ताजा हालात पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्ता के खिलाफ जब आक्रोश की आग धधकती है तो तस्वीरें ऐसी ही नजर आती हैं। सत्ता की नीतियों के खिलाफ जब आवाम का गुस्सा बढ़ता है तो विरोध की आग ऐसे ही सुलगती है। विरोध के दौरान जनता और सुरक्षाकर्मी टकराते हैं तो हिंसा की ऐसी ही भयावह तस्वीरें दिखाई देती हैं। हिंसा, हंगामा और भयंकर बवाल की ऐसी ही तस्वीरें ईरान में 2 हफ्तों से नजर आ रही हैं। बेहिसाब महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से परेशान ईरान की आवाम सड़कों पर है। खामेनेई के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रही है, जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच सीधी टक्कर हो रही है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पथराव, हिंसा और बवाल की ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां हालात बेकाबू हुए तो ईरान की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फिर फायरिंग की। इस फायरिंग में करीब 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पिछले 4 दिनों में ईरान के हालात क्या हो गए हैं, इसका आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये दर्दनाक तस्वीरें तेहरान के कहरिजाद फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर की हैं, जहां कई शवों को बॉडी बैग में बंद कर जमीन पर रखा गया था। ये शव उन प्रदर्शनकारियों के थे जिनकी जान सुरक्षा बलों की ओर से की गई फायरिंग में गई थी। ईरान में बढ़ती हिंसा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। राजधानी तेहरान में तहरीर स्क्वायर और दूसरी प्रमुख जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन अब खून खराबे का रूप ले चुके हैं। ईरान में ताजा हालात क्या हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सत्ता विरोधी प्रदर्शन में अब तक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जान गई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर सीधे हमले शुरू कर दिए। सुरक्षा बलों पर हमले की तस्वीर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों को मारने और जिंदा जलाने का आरोप लगाया। साथ ही अरागची ने इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश बताया। ईरान के विदेश मंत्री के अलावा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी हिंसा भड़काने का आरोप इजराइल और अमेरिका पर मढ़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अमेरिका और इजराइल ईरान में दंगे भड़काकर अराजकता और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। हम दंगाइयों को पूरे समाज को खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम परिवारों से अपील करते हैं वो अपने युवाओं को आतंकवादियों और दंगाइयों की अशांति में शामिल न होने दें। ईरान के हुक्मरान एक ओर शांति की अपील कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरत रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए फायरिंग करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ईरान में लगी हिंसा की आग क्या अब और भड़केगी? क्या ईरान की आवाम खामेनेई को सत्ता से हटाकर ही दम लेगी? और सवाल यह भी है कि खामेनेई अब क्या कदम उठाएंगे?
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जी, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सवाल ये कि क्या आज रात वाकई ईरान के लिए भारी पड़ सकता है? क्या अमेरिका की ओर से यहां स्ट्राइक किया जा सकता है? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इजराइल और अमेरिका इसी ताक में थे कि किसी तरह से वहां पे जो लोगों में असंतोष है वो रोड पर आए, ताकि दो मोर्चे पर ईरान जो है एक तरफ तो अपनी पब्लिक को संभालेगा, दूसरी तरफ हमारी जो है डिप्लोमेसी है और उसको देखेगा। तो इस मौके की तलाश में बहुत पहले से इजराइल और अमेरिका थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मोसाद ने एक्स पर अपना पोस्ट किया था कि हम आप लोगों के साथ गलियों में भी हैं, ये मोसाद का पोस्ट है, प्रॉपरली ऑन रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब कि उसमें मोसाद इजराइल पूरी तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद रिटर्न में दिया हुआ है इसको। तो ये चीज जो है, और रही बात आज रात के हमले की, तो मुझे लगता नहीं है कि आज रात को हमला हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो एक प्रेशर जो है अपना क्रिएट कर रहे हैं, ताकि अगर कोई संभावना अगर रहती है और खुद उनकी जनता ही अगर कहीं राजभवन में घुस जाती है, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हाँ। तो उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप की एक बड़ी नीति चल रही है कि नो युद्ध, कुछ भी और मतलब युद्ध नहीं करना चाहते हो, चाहे वेनेजुएला में हो, चाहे ग्रीनलैंड में भी हो। चाहे ग्रीनलैंड को 2 मिनट के अंदर वो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रीनलैंड को भी कब्जा नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं डिप्लोमेटिकली मेरे पास वो आ जाए। तो एक नई युद्ध नीति के तहत वो काम कर रहे हैं, और ईरान में भी वही चाह रहे हैं कि ईरान में मेरी सेना न लगे, मेरे लोग न जाए और मेरे पैसे न लगे। तो ये एक मागा के तहत है। औरों के लिए वहां पे एक दंगा हो सकता है, औरों के लिए वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक पॉलिसी है, कि मैं किस तरह से अपने जो भी दुश्मन हैं, या जहां पे हम अपना सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे थे, वहां पे ब्लडलेस जो है परिवर्तन हो। और मेरा जो एक स्ट्रेटेजिक डिमांड है, स्वाभाविक है कि उसको ऑयल को कब्जा करना, अपने उस मिडिल ईस्ट में सीरिया का कब्जा हो चुका है उस पर, ईरान का अगर हो जाएगा तो सऊदी अरबिया को पाकिस्तान कर ही रहा है, यूएई से चलो उतना नहीं पटती है उसकी। तो इस तरह से मिडिल ईस्ट के ऑयल पे भी उनका ड्राइवर सीट पे रहेंगे। वेनेजुएला पे हो गया, क्यूबा में हो जाएगा, उसके बाद ग्रीनलैंड वहां जाएंगे तो उधर भी हो जाएगा। तो इस तरह से वो घेर रहे हैं चाइना को और रसिया को भी, और इस तरह से जो है अपना इराक में भी उनकी सत्ता आ जाएगी। तो इराक में जो आएगा तो वो ड्राइवर सीट में बैठना चाहते हैं, ताकि वहां पे खुमैनी की जगह मेरे पसंद का कोई आदमी आ जाए, जिसकी वजह से मैं अपने ढंग से उसके ऑयल को प्रोडक्शन को डाइवर्ट करूं। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा डीके गुप्ता सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच एक खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान में हालात बद से बदतर अभी भी होते जा रहे। प्रदर्शनकारी जहां सड़कों पर डटे हुए, जिन्हें कुचलने के लिए ईरान के हुक्मरान फायरिंग तक करवा रहे हैं, और इस हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिससे कि ट्रंप का गुस्सा और भड़क उठा है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से ईरान को हमले की धमकी दी। उन्होंने साफ कहा कि सारी हदें पार हो गई है, अब अमेरिका कड़ा एक्शन लेगा, ईरान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा जो कि पूरी दुनिया देखेगी। ईरान की आवाम का आक्रोश आग की शक्ल लेने लगा। खामनेई के खिलाफ शहर शहर विद्रोह होने लगे। बगावत की आग इस कदर भड़की कि प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को फूंक दिया। राजधानी तेहरान की सड़कों पर कल रात भी जबरदस्त बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधा टकराव हुआ। ईरान में हिंसा की आग जब विकराल होने लगी, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिनों के अंदर 5वीं बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को हमले की सीधी धमकी दी। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि प्रदर्शनकारियों पर ईरानी शासन की ज्यादतियां बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को ये चेतावनी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य हमलों के विकल्पों की ब्रीफिंग दी है, जिससे साफ है कि ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं।
हमला कैसे करना है इसका खाका तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आई कि ट्रंप ईरान के शासन को टारगेट करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। खामेनेई शासन के ठिकानों पर ट्रंप साइबर ऑपरेशन कर सकते हैं। ईरान के एनर्जी या बैंकिंग जैसे सेक्टर्स के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग करके आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। और पिछले 4 दिनों में ट्रंप ने ईरान को लेकर जो तेवर दिखाए हैं, इससे साफ है कि खामेनेई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। You think the country is on the verge of collapsing? Well, it could be. I mean, what they've done is in the past, they've started shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns gunning them down, or they take them to prisons and then hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. ट्रंप ने खामेनेई को सीधी धमकी दी है कि प्रदर्शनकारियों को मारना उन्हें भारी पड़ेगा। ईरान पर अमेरिका सख्त एक्शन लेगा, जोरदार हमला करेगा। लेकिन अमेरिका ने हमला किया तो यह अटैक कहां से हो सकता है, अब यह भी समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई एयरबेस हैं जहां से वो ईरान पर हमला कर सकता है। इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है जहां से वो ईरान को टारगेट कर सकता है। इराक के ही हरीर एयरबेस से भी वो ईरान को निशाना बना सकता है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिका का अली अल सलीम एयरबेस है, कतर में अल उदैद एयरबेस है, साथ ही बहरीन में यूएस नेवी 5th फ्लीट है जहां से वो ईरान पर अटैक कर सकता है। हमला कैसे करना है, फिलहाल ट्रंप इसकी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ट्रंप की ओर से बार-बार मिल रही धमकी के बाद ईरान भी आर-पार के मूड में आ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका मिलिट्री दखल देता है तो ईरान भी अमेरिकी मिलिट्री और कमर्शियल ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर अमेरिका ईरान या उसके कब्जे वाले इलाके के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिकी मिलिट्री और शिपिंग सेंटर्स को टारगेट किया जाएगा। अमेरिका की धमकियों पर ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान ने ट्रंप को बता दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से हमला हुआ तो वो भी पलटवार करेगा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही की तस्वीर फिर नजर आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हमारे साथ लगातार डीके गुप्ता जी बने हुए विदेश मामलों के जानकार। आप डीके सर, अब इस वक्त जो स्थिति इस वक्त हम देखते हैं ईरान में, हम ये भी देख रहे हैं कि खासतौर पर इस पे बढ़ चढ़ करके जो महिलाएं हिस्सा ले रही हैं और इसे रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। ये स्थिति इस वक्त हम ईरान की थोड़ा और बारीकी से अगर समझने के प्रयास करें तो सर, क्या वाकई में जानबूझ करके इन लोगों को उकसाया गया है इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि अमेरिका तो फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर ईरान हमला करता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, तो फिर हम एक्शन लेंगे। देखिए, विश्व में किसी भी देश में जब ऐसे अप्रोर होते हैं, और खासकर यहाँ पे ईरान में महिलाएं आज से नहीं, जब 1979 में जब पहलवी जब वहां से भागे थे यूएस में, तो उस समय भी महिलाएं 2 हफ्ते के अंदर ही हजारों की संख्या में जो है तेहरान में जो है घूम रही थी, और उसको भी उनको दबाया गया। 1980 में भी महिलाएं ही आगे थी, क्योंकि महिलाओं का वहां पे, देखिए, जब पहलवी की सरकार थी तो वो वेस्टर्न कंट्रीज से कदम मिला के चल रही थी। वो एक उनकी इजराइल से उसमें दोस्ती हुआ करती थी, और वो विकास की राह पे थी। और अचानक जो है 1979 के बाद जो है वहां पे उनको बुर्के में रख दिया गया, उनके पर हिजाब लगा दिया गया, और सारी उनसे न केवल स्वतंत्रता छीन ली गई, उनका विकास ही रोक दिया गया। तो महिलाएं तो हमेशा से जो है इराक के जो है ईरान के उसमें आगे रही है। और यहाँ पे देखिए, जो भी देश है अगर वो डिलीवर नहीं करता है, हम केवल वेस्टर्न कंट्रीज को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। देखिए, आप अगर ब्राजील के अंदर देखें, ब्राजील एक विकासशील देश है, वो भी साउथ अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका उसको नहीं ज्यादा धमकी देगा, क्योंकि वहां की जनता कहीं कहीं लूलो के साथ है। ऐसी चाइना में नहीं कर सकता, रसिया में नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पुतिन को सपोर्ट है। भारत में नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी का पता है कि एक जन जन से मोदी जी का प्यार है, मोहब्बत है। तो यहाँ की सरकारें डिलीवर करती हैं अपने लोगों को। चाइना में एक व्यक्ति जो है पर कैपिटा नियम कितनी जा चुकी है, तो वहां डिलीवर होता है, भले ही वो सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है, फिर भी डिलीवर होता है। तो जहां जहां सरकारें डिलीवर नहीं करती हैं, वहां पे वेस्टर्न पावर्स या अब जो नए उभरते देश भी है, जैसे चाइना भी छोटे छोटे देशों को शिकार बनाता है, वो भी उन्हीं कंट्रीज को चूज करता है जहां पे कि सरकारें जो है अनडेमोक्रेटिक हैं, डिलीवर नहीं करें। वहां पे जो अपोजिशन या और फैक्शंस जो उनके साथ रोज दंगे फसाद करते हैं,
तो ईरान के बारे में हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा केवल अमेरिका की वजह से ऐसा हो रहा है। वहां पे एक इतिहास रहा है दंगों का, और वो 1953 से चल रहा है। 1953 में पहली बार अमेरिका ने वहां पे कू किया था, मतलब वहां पे जो कू हुआ था सपोर्ट किया था, और डेमोक्रेटिक सेटअप की सरकार थी, उसके बाद वहां पे दूसरी सरकार बनी। 1979 में भी जो है पालवी को सपोर्ट उसने किया था। इराक के ईरान के युद्ध में भी उसने इराक को जो है सपोर्ट किया था, ताकि ईरान अब जो है, तो ईरान की अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है। और यहाँ पे जो कंडीशंस अभी ईरान के अंदर है, चाहे महिलाएं हैं पुरुष, बुरा हाल इसलिए है कि उनके जो है पैसे का वैल्यू कम हो गया है, महंगाई चरम पे हो गई, 40% इन्फ्लेशन रेट। हमारे भारत में निगेटिव इन्फ्लेशन रेट चल रही है, तो वहां 40 चल रही, फिर भी हमारे लोग बोल देते हैं कि महंगाई हो रही है। तो सोचिए जहां 40% इन्फ्लेशन है वहां पे कितनी महंगाई होगी। और चूंकि दुनिया से चारों तरफ से वो बैन कंट्री है, 2018 से ये बैन किया गया है। लेकिन डीके सर, इस बीच में हमने ये भी देखा था कि डूम्सडे प्लेन का भी जिक्र आया था, लेकिन अमेरिका इसका खंडन अभी कर रहा है। वो कहता है कि ये हमारा सिर्फ रूटीन एक तरीका है, हम अपने प्लेन्स की फिटनेस को ट्रैक करते हैं। लेकिन क्या आप 51 सालों में अचानक डूम्सडे प्लान की आप फिटनेस टेस्ट कर रहे हैं? तो सर क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि ईरान के लिए आने वाले घंटे भारी पड़ सकते हैं? देखिए, ईरान का अगर अमेरिका युद्ध अगर करता है, देखिए मैं जो अपना थ्योरी लेके चल रहा हूं कि अमेरिका बिल्कुल युद्ध से बच रहा है, बिल्कुल पैसा नहीं खर्चा करना चाह रहा। हाँ। अगर उसने अटैक किया भी तो ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर करेगा, अपने सहयोगियों के थ्रू करेगा, उनके जमीन से करेगा और उनके पैसे से करेगा, इजराइल को इन्वॉल्व करेगा वो। और मैं बता दूं, अगर युद्ध हुआ भी, अगर उस पर अटैक हुआ तो पहला अटैक इजराइल से होगा, जहां तक मैं समझ पाता हूं, इंटेलिजेंस से नहीं हूं, फिर भी मेरा एक आइडिया हुआ था, क्योंकि अमेरिका केवल यहां पे मागा के तहत किसी तरह से पैसे इकट्ठा करना चाहता है, किसी तरह से ऑयल इकट्ठा करना चाहता है, रिन्यूएबल एनर्जी को जरा सा बैकफुट पर रखना चाहता है, ताकि उसका फॉसिल ऑयल बिके। कहीं पर भी उन देशों को कब्जा करो जो कि जहां से जिस पे मैं कंट्रोल करके अपने ऑयल को और अपने रेट से बेच सकूं। तो अमेरिका का एक बिल्कुल क्लियर कट है कि अपने पैसे को नहीं लगाना है, अपने लोगों को नहीं लगाना है। हाँ, अपनी जो धाक है, जो इकोनॉमिकल रेजिलियंस है, उसका यूज करना है। साफ नहीं, क्योंकि नेतन्याहू तो ये साफ साफ ये कह देते हैं कि अब हमारा रिश्ता ईरान के साथ में बहुत अच्छा रहा है और तख्ता पलट होता है तो संबंध अभी सुधर सकते हैं। इस ओर भी ध्यान देना होगा। ट्रंप दूसरी तरफ अभी और किन किन देशों को इसी तरह रडार पर लेंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी और अपडेट भी पहुंचाएंगे। सर, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो डॉक्टर डीके गुप्ता जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े और साथ ही उन्होंने ये बातें साझा की कि फिलहाल इस वक्त ट्रंप प्लानिंग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ संभावनाएं नजर आती है। अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।